हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम आरपीसी द्वारा आयोजित होने वाली ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा की रिवीजन कक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की इन कक्षाओं में हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में भारतेंदु और द्विवेदी युग को पढ़ लिया था। आज की कक्षा में हम छायावाद को पढ़ेंगे, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों को देखेंगे, छायावाद के प्रमुख रचना और रचनाकारों का अध्ययन करेंगे कि छायावाद से 2 या 3 प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा में अवश्य ही आते हैं। छायावाद का समय 1918 से 1936 ईस्वी माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र इसका समय 1918 से 1938 ईस्वी मानते हैं। छायावाद के प्रारंभिक समय सीमा की अगर हम बात करें तो कुछ विद्वान 1918 से छायावाद का प्रारंभ मानते हैं और कुछ विद्वान 1920 से भी छायावाद का प्रारंभ मानते हैं। 1918 से छायावाद का प्रारंभ मानने की वजह जो है वह है जो सर्वप्रथम रचना है झरना जयशंकर प्रसाद की, उसका प्रकाशन 1918 ईस्वी में होता है। अर्थात डॉक्टर नगेंद्र जैसे इतिहासकार छायावाद का समय 1918 से 1938 तक मानते हैं। 1920 से इस युग का प्रारंभ मानने की वजह है मुकुटधन पांडे द्वारा रचित एक निबंध है हिंदी छायावाद, जिसके आधार पर इसका नाम समय जो है 1920 माना जाता है। एक और पत्रिका है जो जबलपुर से प्रकाशित होती थी, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, श्री शारदा पत्रिका। श्री शारदा पत्रिका 1920 ईस्वी में प्रकाशित होती है, इसलिए छायावाद का प्रारंभ 1920 ईस्वी से भी माना जाता है। आप इन तथ्यों को ध्यान में रखकर जो सर्वमान्य मत है वह है 1918 से 1936 ईस्वी। हिंदी छायावाद शीर्षक से सुशील कुमार द्वारा लिखित एक अन्य निबंध और है जो 1921 में सरस्वती पत्रिका में छपता है, जिसमें उन्होंने छायावाद को अस्पष्टतावाद के अर्थ में ग्रहण किया है। छायावाद की परिभाषाओं को भी हम देखेंगे, उससे पूर्व हम छायावाद की प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता, अर्थात छायावादी जो कविता है, छायावादी जो काव्य है, उसमें हमें आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता देखने को मिलती है। यहाँ इस कविता में हमें वैयक्तिकता, स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति, रहस्यवाद, अगर छायावादी कविता की बात करें तो यह रहस्यवाद लौकिक है, अलौकिक नहीं है। प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य का काव्य हम छायावादी काव्य को कह सकते हैं। यहाँ सूक्ष्म और सौंदर्य की उदार योजना देखने को मिलती है। विरह वेदना की अगर हम बात करें तो हमें छायावादी कविता में विरह वेदना देखने को मिलती है। लाक्षणिक वक्रता हमें यहाँ देखने को मिलती है। प्रतीकात्मक व्यंजना हमें यहाँ कविताओं में देखने को मिलती है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि छायावादी कविता की किस कविता को 2 विश्व युद्धों के बीच की कविता कहा जाता है, तो हम कहेंगे किसे, छायावादी कविता को हम 2 विश्व युद्धों के बीच की कविता कह सकते हैं। नारी प्रेम की सूक्ष्म वायवीय अभिव्यक्ति हमें यहाँ देखने को मिलती है। गहन प्रकृति प्रेम, गहन यानी प्रकृति और मनुष्य के दूर होते रागात्मक संबंधों को यहाँ पुनः स्थापित किया गया है। मानवीकरण और उपचार वक्रता यहाँ देखने को मिलती है। मानवीकरण और उपचार वक्रता यानी मूर्त से अमूर्त और अमूर्त से मूर्त की अभिव्यक्ति छायावादी कविता की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इन विशेषताओं को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। उपचार वक्रता, मानवीकरण, लाक्षणिकता, रागात्मकता, मानवतावादी, विश्व बंधुत्व की भावना हमें छायावादी कविता में देखने को मिलती है। भाषा, खड़ी बोली, लाक्षणिक वक्रता, गहन प्रकृति प्रेम, ये बात हमने कर ली। काव्य के रूप की अगर हम बात करें तो प्रबंधात्मकता इस कविता की प्रमुख विशेषता है। इन विशेषताओं के अलावा अगर हम बात करें तो रहस्यवाद का मूल प्रयोजन लौकिक यहाँ रहा है। शक्ति का काव्य हम छायावादी काव्य को कह सकते हैं। यहाँ ध्वन्यात्मकता, रागात्मकता, संगीतात्मकता छायावादी कविता में हमें देखने को मिलती है। उदात्त बिंब योजना हमें यहाँ देखने को मिलती है। साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्ति की कविता हम इसे कह सकते हैं। जैसे मुक्त छंद की सृष्टि जो निराला के यहाँ भी हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, वह हमें छायावादी कविता में देखने को मिलती है। कल्पना प्रवणता, मानवतावादी भाव व्यंजना और मानव हृदय का सुंदर सत्य हमें छायावादी कविता में देखने को मिलता है। ये छायावादी कविता की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। गांधीवाद का प्रभाव भी हमें छायावादी कविता पर देखने को मिलता है। सामंती वर्चस्ववादी सोच के खिलाफ जो नवीन मानवतावादी दर्शन है वह हमें यहाँ देखने को मिलता है।
सांस्कृतिक पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति हम इस कविता को कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने छायावादी कविता की प्रमुख विशेषताओं को देखा है, जहाँ से प्रश्न बनाकर आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं छायावाद शब्द किसकी देन है। तो मुकुटधर पांडे की शारदा पत्रिका की बात हमने 1920 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई थी उसकी बात की थी। अब हम परिभाषाओं की बात करते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं डॉक्टर नगेंद्र की है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, बार बार परिभाषा पूछी जाती है। यह नगेंद्र की परिभाषा है। छायावाद के संदर्भ में छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण। डॉक्टर नगेंद्र। अब ये परिभाषा तो आपको सबको पता है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये परिभाषा किसने दी? तो नगेंद्र ने। आगे इसमें और जोड़ देंगे, छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण। यह किसकी है? तो डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात करें तो परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया अगर परमात्मा में पड़ती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। ये रामकुमार वर्मा की परिभाषा है। कवि उस अनंत अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर चित्रमय भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। यह किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। शुक्ल ने छायावाद शब्द टैगोर की कविता से आया मानकर ईसाई संतों के फैंटेंस माता शब्द से जोड़ते हैं, जिसका अर्थ होता है छाया भाष। ये कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जयशंकर प्रसाद की परिभाषा भी पूछी जाती है छायावाद के संदर्भ में कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगती है तब हिंदी में उसे हम छायावाद के नाम से अभिहित करते हैं। महादेवी वर्मा की परिभाषा भी पूछ ली जाती है कभी कभी। तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है छायावाद। यह किसने कहा? तो महादेवी वर्मा ने। आचार्य रामचंद्र की शुक्ल की परिभाषा को आप ध्यान में रखेंगे, पूछी जाती है। छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के रूप में। ये परिभाषाएं हैं जिनको ध्यान में रखेंगे। छायावाद के प्रारंभ की अगर हम बात करें तो 1916 ईस्वी जूही की कली से प्रारंभ माना जाता है। सरस्वती पत्रिका में यह प्रकाशित होती है, लेकिन इस पर अश्लीलता का आरोप लगा दिया जाता है, इसलिए 1916 से इसका प्रारंभ नहीं माना जाता। 1918 में झरना कविता छायावाद की प्रयोगशाला के नाम से इसे जाना जाता है। इसके पश्चात कुछ लोग पल्लव से जो 1918 में ही प्रकाशित हुई, इसे छायावाद का घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। छायावाद के 4 आधार स्तंभ रहे हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। छायावाद के प्रवर्तक की बात करें, जन्मदाता की बात करें तो नगेंद्र जयशंकर प्रसाद को मानते हैं, नंदुलाल वाजपेयी पंत को मानते हैं और प्रभाकर माचवे माखनलाल चतुर्वेदी को मानते हैं। आप इन 4 आधार स्तंभों की बात करते हैं, इन पर विस्तृत चर्चा करते हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जयशंकर प्रसाद के बारे में। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक सुंघनी साहू परिवार में होता है, संपन्न घराने में। ब्रिज में कलाधर नाम से ये लिखते थे। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो प्रेम राज्य, उर्वशी और वनमिलन 1909 में ब्रिज भाषा में लिखी रचनाएं हैं। पहली कविता इनकी सवैया ब्रिज भाषा में है। चित्राधार ब्रिज में सारी कविताओं का संकलन, ये इनकी जो रचना है चित्राधार, उसमें किया गया है। पहली रचना कानन कुसुम खड़ी बोली की फर्स्ट रचना मानी जाती है 1913 में। इसके पश्चात करुणालय 1913 में हिंदी का पहला गीति काव्य माना जाता है। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद का पहले ब्रज भाषा में था, फिर खड़ी बोली में यह रचना लिखी गई। महाराणा का महत्व 1914 में। ये क्रम से भी लगवा लिए जाते हैं, इसलिए इनका संधि दिया हुआ है। झरना 1918 ईस्वी में। आंसू विरह काव्य है 1925 ईस्वी में। लहर इनकी जो रचना है 1933 ईस्वी में। कामायनी एक महाकाव्य है 15 सर्गों में 1935 ईस्वी में। इनकी जो समय सीमा है ये अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्रम से इनकी रचनाओं को लगा लिया जाता है। ये सूत्र है इनकी रचनाओं को क्रम से याद रखने का, इसे देख लेंगे। ची आ श्व काम बालक ई स्व से निद्रा, ये 15 सर्ग हैं। चिंता आशा श्रद्धा काम वासना, तो इनको भी आप कामायनी आपकी पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो इनकी ये जो 15 सर्ग हैं इनको भी आप क्रम से याद रख लेंगे। जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करें तो इनकी पहली कविता प्रथम प्रभात सावन पंचक है। प्रथम कविता
इनकी सावन पंचक है। प्रथम छायावादी कविता इनकी प्रथम प्रभात है। प्रथम कविता इनकी सावन पंचक है, ध्यान रखेंगे। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता की बात करेंगे हम तो सावन पंचक है, और अगर प्रथम छायावादी कविता की बात करेंगे तो वो है प्रथम प्रभात। इनका कंफ्यूज आप नहीं रखिएगा। प्रसाद के बचपन का नाम झारखंडी था, कभी कभी पूछ लिया जाता है झारखंडी। कलाधर उपनाम से ये लिखते थे। मधुचर्या का कवि इन्हें कहा जाता है। लहर में इनकी प्रमुख रचनाएं, प्रमुख कविताएं शामिल हैं जिनके बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। आत्मकथांग किसका है, शेरशंख का शस्त्र समर्पण किसकी कविता है, पेशोला के प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, अशोक की चिंता, ले चल मुझे बुलावा देकर, बीती विभावरी जागरी, ये इनकी सभी कविताएं किसमें शामिल है, लहर काव्य संकलन में शामिल हैं। ये अपनी दार्शनिक चेतना के लिए प्रसिद्ध हैं। छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इन्हें छायावाद का ब्रह्म कहा जाता है। अपने इतिहास बोध, सांस्कृतिक चेतना के लिए प्रसिद्ध हैं और प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद जाने जाते हैं। आंसू इनका एक स्मृति काव्य है। झरना इनका गीत संग्रह है। कानन कुसुम इनका कविता संग्रह है, और लहर इनका एक कविता संग्रह है जिसे हम गीति काव्य भी कह सकते हैं। इन सभी तथ्यों का आप ध्यान रखेंगे। जयशंकर प्रसाद से संबंधित ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कामायनी के 15 सर्ग आप याद कर लेंगे क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में कामायनी लगी हुई है। कुछ सर्ग लगे हुए हैं तो इनको आप क्रम से देख लेंगे। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। छायावाद के ब्रह्मा इन्हें माना जाता है। आगे देखते हैं हम निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संदर्भ में इनका जो नाम है वह सूर्य कुमार है। इनकी पहली कविता जूही की कली है और अंतिम कविता पत्रोत्कंठित 1961 ईस्वी में और जूही की कली 1916 ईस्वी में। और अंतिम अगर काव्य संग्रह की बात करते हैं हम तो सांदेह काकली। मतवाला के ये संपादक रहे हैं। इनकी पहली रचना या कविता की बात कर चुके हैं, जूही की कली। इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी छायावादी रचनाएं हैं, वो मानी जाती हैं। अनामिका, परिमल और गीतिका, नए पत्ते आदि। अनामिका के 2 भाग प्रकाशित हो चुके हैं और इनकी रचनाओं को भी क्रम से लगाया जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है अनामिका का जो प्रथम भाग है वो 1923 में आता है। इसके पश्चात परिमल, गीतिका, तुलसीदास का समय पूछा जा सकता है 1938 ईस्वी में। कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी में। नए पत्ते 1946 ईस्वी में। अपरा 1956 में। और सांध्य कांकली इनकी जो रचना है यह मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। सांध्य कांकली अंतिम रचना है जो मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी 1969 ईस्वी में। तो इनकी रचनाओं को भी आपसे क्रम से लगाया जा सकता है। सरोस्मृति 1935 ईस्वी में, राम की शक्ति पूजा राम पर आधारित 1936 ईस्वी में और तुलसीदास 1938 ईस्वी में। 3 भागों में ये विभक्त रचना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी की जो रचनाएं हैं इनको क्रम से आप याद कर लेंगे, क्रम से लगाकर देख लेंगे। इन्हें छायावाद के महेश के नाम से जाना जाता है। मुक्त छंद के प्रवर्तक ये माने जाते हैं। निराला प्रश्न पूछा जाता है बार बार। निराला पर स्वामी विवेकानंद दर्शन का प्रभाव देखा जा सकता है। अद्वैतवादी दर्शन का प्रभाव इन पर रहा है। मुक्त छंद के प्रवर्तक ये रहे हैं। ये इनकी महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान रखेंगे। रामविलास शर्मा ने निराला को ओज और औदात्य का कवि कहा है। ओज और औदात्य का कवि किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने। निराला क्रांति धर्मा कवि हैं, अपने प्रगतिशील भाव, बोध और प्रयोग धर्मिता के लिए प्रसिद्ध हैं। परिमल में शामिल प्रमुख चर्चित अगर कविताएं इनकी देखें जो परिमल में शामिल हैं पूछी जाती हैं: पंचवटी प्रसंग, भिक्षुक, विधवा, जागो फिर एक बार, संध्या सुंदरी, यमुना के प्रति, रेखा, शेफालिका, महाराज, शिवाजी का पत्र। तो इन सभी तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे। हिंदी साहित्य जगत में निराला के लिए महाप्राण शब्द का प्रयोग किया जाता है अगर आपसे पूछ भी ले। और ये महाप्राण निराला जो है यह गंगा प्रसाद पांडे ने एक आलोचना पुस्तक लिखकर ये नाम इनको प्रदान किया था। जो महाप्राण शब्द इनको देने वाले हैं वो कौन है? गंगा प्रसाद
पांडे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। ये हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं। ये मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मुक्त छंद को केंचुआ या रबर छंद की संज्ञा इन्होंने दी है। छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, इन तीनों आंदोलनों का पथ प्रदर्शक अगर किसे कहा जाता है तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही हैं। इन्होंने मतवाला और समन्वय नामक 2 पत्रों का संपादन कार्य किया था। मतवाला पत्र का मोटो यानी मुख्य पृष्ठ पर लिखा होता था, आपसे पूछा जा सकता है, अमीय गरल शशि शिखर रवि कर राग विराग भरा प्याला। ये मतवाला का मोटो रहा है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछा जाता है, भावों की भिड़ंत एक लेख था बालकृष्ण शर्मा नवीन का, उनके द्वारा संपादित प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जिसमें ये सिद्ध किया गया था कि निराला की बहुत सी कविताएं रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल है। इस लेख ने तत्कालीन साहित्य जगत में हलचल भी मचा दी थी। वेदिकालीन कवियों में इसको सर्वाधिक विरोध का सामना भी करना पड़ा था। निराला जी को सबसे ज़्यादा अगर विरोध किसी को विरोध का सहन करना पड़ा था तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ही रहे हैं। अब हम बात करते हैं पंत की। इनका जो नाम है सुमित्रानंदन पंत का, वह गोसाई दत्त। पंत शब्द शिल्पी और स्वर सिद्ध के रूप में जाने जाते हैं। छायावाद का विष्णु इन्हें कहा जाता है। ये शब्दों की आत्मा के ज्ञाता है। अपनी सुकुमार कल्पना और प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात कवि हैं। छायावाद का वुड्सवर्थ भी इन्हें कहा जाता है। पहली कविता इनकी गिरजे का घंटा है। छायावाद का जनक इनको किसने कहा? नंदुलाल वाजपेयी ने। पहले इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। इनकी रचनाओं को बार बार क्रम से भी लगाया जाता है और इनकी रचनाओं को लेकर प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है? ये पूछा जाता है इनकी कौन सी रचना छायावादी रचना है, इनकी कौन सी रचना प्रगतिवादी रचना में शामिल नहीं है, इनकी कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है और इनकी कौन सी रचना मानवतावादी रचना है। तो आप ध्यान देंगे इनकी उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन, इनको क्रम से भी आपसे लगवाया जा सकता है। उच्छ्वास 1920 में, ग्रंथि 1920 में, वीणा 1927 में, पल्लव 1928 में और गुंजन 1932 में। गुंजन 1932 में। ये इनकी छायावादी रचनाएं हैं। अगर इनकी प्रगतिवादी रचनाओं की बात करें हम तो स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी में, स्वर्ण धूलि 1947 ईस्वी में, युगांतर 1948 ईस्वी में। ये तो क्रम से लगवाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि इनकी प्रगतिवादी रचनाएं कौन कौन सी हैं तो युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या ये इनकी प्रगतिवादी रचना है। इनकी अगर इन रचनाओं की बात करें हम, ये तो इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। उच्छ्वास, वीणा, पल्लव ये इनकी छायावादी रचनाएं हैं। और इनकी स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगांतर ये इनकी अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं। कला और बूढ़ा चांद, इन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है 1960 ईस्वी में। अगर हम बात करें चिदंबरा और लोकायतन की, चिदंबरा पर इनको ज्ञानपीठ मिला हुआ है और ये लोकायतन और चिदंबरा है इनकी मानवतावादी यानी आध्यात्मिक नव मानवतावादी युग की अगर रचनाएं हैं तो वो चिदंबरा, लोकायतन, पतझड़, समाधिता, रजत शेखर, अभिषेकिता ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पंत जी की सर्वप्रथम कविता गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में प्रकाशित होती है। छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो पल्लव रचना की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। पंत की सर्वप्रथम छायावादी रचना की अगर बात करें, पंत की छायावादी पहली रचना की बात करें तो उच्छ्वास 1920 में। इनकी प्रारंभिक रचनाओं में वीणा और पल्लव में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद की प्रधानता है, जबकि ग्रंथि और गुंजन रचना में नारी प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। एक तरफ वीणा का कवि जो प्रकृति पर मुग्ध होकर बालाओं के सौंदर्य की भी अवज्ञा कर बैठता है। ये इनकी पंक्ति कई बार पूछी जाती है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति की भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं रोचन। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है लोकायतन, लोकायतन सर्वश्रेष्ठ अगर रचना मानी जाती है तो वो लोकायतन है और पुरस्कार ज्ञानपीठ अगर मिला है तो वो चिदंबरा पर मिला है। दोनों का अंतर ध्यान रखिएगा। अगर सर्वश्रेष्ठ रचना पूछी जाती है तो पंत की लोकायतन। यह
महात्मा गांधी की जीवन पर लिखा गया 700 पृष्ठों का एक प्रबंधात्मक काव्य है। 2 खंडों और 7 अध्यायों में विभक्त है और यह इनकी अंतिम काव्य रचना भी मानी जाती है। अगर हम चिदम्बरा की बात करें तो इस पर भारतीय ज्ञानपीठ इनको मिला हुआ है और लोकायतन पर इनको जो पुरस्कार मिला है वो मिला है इनको सोवियत भूमिलैंड पुरस्कार। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अगर हम पंत के पंत के प्रिय छंद की बात करते हैं तो रोला इनका प्रिय छंद रहा है। सुमित्रा नंदन राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कहा जाता है, अतः कुछ लोग इन्हें रावणार्जुन भी कहते हैं। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था, जिसकी बात हम प्रारंभ में ही कर चुके हैं। युगांत में छायावाद का अंत, युगांत से छायावाद का अंत माना जाता है। यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कौन सी रचना से छायावाद का अंत माना जाता है, तो युगांत का। अब हम बात करते हैं छायावाद का जो चौथा आधार स्तंभ है महादेवी वर्मा, उनका कन्नौज यूपी में इनका जन्म होता है। आधुनिक मीरा के नाम से ये जानी जाती हैं। 9 वर्ष में इनका विवाह हो जाता है। सर्वाधिक रहस्यवादी स्वर इनकी कविताओं में देखे जाते हैं। इनकी रचनाओं को क्रम से लगाया जाता है, तो इनकी रचनाओं को क्रम से आप अच्छे से लगा लेंगे। निहार, रश्मि, नीरजा, शांति गीत और यामा। निहार 1930 ईस्वी में, रश्मि 1932 ईस्वी में, नीरजा 1935 ईस्वी में, शांति गीत 1936 ईस्वी में और यामा 1940 ईस्वी में। तो क्रम से इनकी रचनाओं को आप अच्छे से देख लेंगे। इनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं भी पूछी जाती हैं। स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ और अतीत के चलचित्र, इनको भी क्रम से लगाया जाता है। यामा जो इनकी रचना है 1940 ईस्वी में, इसमें निहार, रश्मि, नीरजा और शांति गीत रचनाओं में संग्रहित सभी गीतों को समेकित करके संकलित किया गया है। यामा रचना के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। और नीरजा के लिए शेक्सपियर पुरस्कार मिला है। महादेवी वर्मा की अगर हम बात करें तो प्रारंभ में ये ब्रजभाषा में कविता लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी और जल्द ही इस क्षेत्र में प्रसिद्धि भी इन्होंने प्राप्त कर ली थी। इनकी पत्रिका जो है चांद पत्रिका का संपादन कार्य इन्होंने किया है। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से अलंकृत भी किया है महादेवी वर्मा को। शुक्ल जी का एक कथन है, छायावाद कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद की बीथर रही हैं। ये महादेवी जी के बारे में रामचंद्र शुक्ल का प्रमुख कथन है। इन्हें छायावाद की दुर्गा भी कहा जाता है। सजल गीतों की गायिका, विरह वेदना की कवयित्री के नाम से इनको जाना जाता है। तो इन सब तथ्यों को आप ध्यान रखेंगे। इनके द्वारा रचित गीतों कविताओं की कुल संख्या 236 के आसपास मानी जाती है। आगे देखते हैं। संस्मरणात्मक रेखा चित्रों की बात हम कर चुके हैं, जो क्रम से भी लगवाए जा सकते हैं। अतीत के चलचित्र 1941 में, स्मृति की रेखाएं 43 में, पथ के साथी 1956 ईस्वी में और मेरा परिवार 1972 ईस्वी में। इनका निबंध संग्रह है श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी में। नारी विमर्श पर अतीत के चलचित्र नौकर चाकर छायावाद की शक्ति ये मानी जाती हैं। छायावाद के समानांतर 2 धाराएं प्रवाहित होती हैं, एक रोमांटिक रोमांस या हालावाद जिसे कहते हैं और एक क्रांतिकारी। इस वर्ग में जो आते हैं हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, और इस वर्ग में आते हैं क्रांतिकारी वर्ग में दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और सिया राम शरण गुप्त। दिनकर की बात करते हैं हम तो दिनकर को अनल का कवि, अधैर्य का कवि, दूसरा राष्ट्र कवि, राज्यसभा सांसद, कई उपनाम इनको मिले हुए हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो रेणुका, रश्मिरथी, रशवंती, हुंकार, सामधेनी, परशुराम की प्रतीक्षा, चीन के युद्ध के बाद लिखी थी, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख रचनाएं। अब हम बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान क्रांतिकारी लक्ष्मी नारायण की पत्नी रही हैं। शादी के बाद दोनों जेल गए। मुकुट और चित्रा, त्रिधारा इनके कविता संग्रह हैं प्रमुख। ये बात की हमने सुभद्रा कुमारी चौहान की। दिनकर अनल कवि के नाम से विख्यात रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण नाम हम यहाँ ले रहे हैं हरिवंश राय बच्चन का, जहाँ से रचनाओं के प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी रचनाओं में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश क्रम से भी लगवा ली जाती हैं। निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत, सतरंगिनी और
मिलन यामिनी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। दो चट्टानें, दो चट्टानों का प्रश्न भी एक दो बार परीक्षा में पूछा गया है। किसकी रचना है? तो दो चट्टानें हरिवंश राय बच्चन की। इन्हें हालावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। हिंदी साहित्य में इनको प्रबंध शिरोमणि की उपाधि भी मिली हुई है। किनको? हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टानों के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। रामेश्वर शुक्ल अंचल की अगर हम बात करें तो अंचल मूलतः प्रेम और रोमांस के कवि हैं, अतः इनके काव्य में सौंदर्य लालसा, यौन आवेग, प्रणयोन्माद की अभिव्यक्ति अत्यंत मुक्त रूप से हुई है। ये हिंदी मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाओं में हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिणी, माता, समर्पण प्रमुख रचनाएं हैं। ये एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। प्रभाकर अमवीर प्रताप नामक 3 पत्रों का संपादन कार्य इन्होंने किया है। हिमतरंगिणी रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्यधारा के ये कवि हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। आपसे प्रश्न बनाकर ऐसे भी पूछा जा सकता है सामान्य सा प्रश्न कि राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्यधारा के प्रमुख कवियों में कौन कौन आते हैं, तो हम किस किस का नाम लेंगे? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरण गुप्त, महेश चंद्र प्रसाद, दिनकर, केदारनाथ मिश्र, सोहनलाल द्विवेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की बात करेंगे। धन्यवाद।